दोस्तों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल को, जिसपे हम लोग टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स को और रिवीजन कर रहे हैं पीवाईक्यू के द्वारा। और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी का पैटर्न कैसे बदला है, वर्तमान में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हुए हैं। इसी को देखते हुए ये एपिसोड 6 है। इसके अलावा अगर बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो उसमें क्या लिखा गया है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी और साथ साथ विश्व की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये पीटी का सिलेबस है और इसमें हम लगभग 13 साल के जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आने वाले एग्जाम के आप पैटर्न भी समझ पाएंगे। बात करें क्लासेस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज पर मिल जाएगी। यहाँ पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है। अभी तक हमने जो है एपिसोड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये छठवां एपिसोड जिसमें 2015 के पीवाईक्यू हमने सॉल्व किए, यानी 11, 12, 13, 14 और इसके अलावा देखेंगे तो इसमें 15 के आज हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी और अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इसमें क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं मिलते जुलते, उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है, वो भी आप जाके देख सकते हैं और उससे आप समझ पाएंगे कि कैसे क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करें 2015 में, तो देखिए एक जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, और एक देखेंगे तो ये अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप में। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्ल्ड मैप से रिलेटेड। जिसमें देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं खुला है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल। अब देखिए ये तो 2015 में पूछा गया है। अब देखिए 2014 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले वाले एपिसोड में हमने सॉल्व करा है कि टर्की किसके किसके बीच स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा गया 2014 में। अगर बात करें टर्की की, तो टर्की देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेडिटेरियन सी हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक सी, तो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर काला सागर भूमध्य सागर के बीच हो जाएगा। कहने का मतलब इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कैसे क्लासेस इंपॉर्टेंट है और कैसे वर्ल्ड मैप का कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सारा वर्ल्ड मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्लेसेस न्यूज़ में रहती हैं ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि देखें ब्लैक सी हमेशा न्यूज़ में रहता है। और वहीं अगर बात करें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो मेडिटेरियन सी हो जाएगा। मेडिटेरियन सी से क्या लगा है, इसराइल लगा है, लेबनान लगा है, इधर सीरिया भी लगा है। ठीक है, इधर टर्की भी लगा है, लेकिन आप देखेंगे जॉर्डन और इराक नहीं लगा है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्री नहीं लगी है, लेकिन आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है, जॉर्डन। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इससे भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी के अलावा भी आप देखेंगे। जैसे यूपीएससी में 2015 में पूछा गया है, वही आगे जाकर अगर पीसीएस की बात करें 2021-22 में पूछा गया है या 19 में पूछा गया है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का आपका एक ही फायदा है कि आप समझ सकेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम में ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। इसीलिए हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ताकि आयोग के दिमाग को समझ सकें, जहाँ तक समझ पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, हर दिन कमोबेश यानी एक जैसा रहता है, यानी दिन और रात लगभग बराबर होता है। सुबह साफ और चमकदार होती है, असमुद्री हवा चलती है, जैसे सूरज आकाश के ऊपर चढ़ता है तो गर्मी बढ़ती जाती है और अंधेरा होता जाता है। बादल बनते हैं, फिर गरज और बिजली के साथ बारिश होती है, लेकिन बारिश जल्दी खत्म हो जाती है, यानी तड़ित झंझा के साथ बारिश होती है और बारिश कुछ ही समय के लिए होती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। उतनी देर बहुत मात्रा में बारिश हो जाती है। तो पूर्वी परिक्षेत्र निम्नलिखित में किस क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है? सवाना, भूमध्यरेखीय, मानसूनी, भूमध्य सागरी। तो आप देखेंगे ये प्राकृतिक जल वनस्पति और प्रकार का वितरण है, जिसमें विश्व स्तर की वनस्पति और जल प्रदेश के आधार पर वितरण किया गया है। तो इसमें जो वितरण की बात की गई है, तो इसमें देखेंगे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की ये विशेषता है कि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इसके डिटेल में दिया है कि दोपहर के बाद बिजली की चमक के साथ कुछ समय के लिए मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से जो आंसर सही होगा, भूमध्य रेखीय जलवायु यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट का जो है ये विशेषता है।
इसके अलावा हमने क्लासेस ली हैं सेपरेट वीडियो में, आप देख सकते हैं विश्वोत्तरेखीय जलवायु प्रदेश की क्या-क्या विशेषता है और पूर्वी तटीय मानसून की क्या विशेषता है। कहने का मतलब जो हमने सेपरेट क्लासेस ली हैं वो प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तो इसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हालाँकि इस क्लास में आपको पीडीएफ जहाँ पर शेयर करेंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जिसमें आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट की विशेषता बताई गई है। एक चीज़ आपको अभी रिमाइंड करा देते हैं इसमें, जो आपको ध्यान रखना है, चाहे आपसे मानसूनी टाइप क्लाइमेट पूछा जाए या विषुवतरेखीय जलवायु जैसा पूछा जाए, दोनों में आपको ध्यान रखना है, दोनों में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है? और लैटेराइट सॉइल में देखेंगे तो ह्यूमस का अभाव होता है, क्योंकि इसमें लीचिंग का प्रभाव होता है। यानी लीचिंग का मतलब है जो जितने भी पोषक तत्व रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो भारी पोषक तत्व रहते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर रेड सॉइल आप पाई जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लैटेराइट सॉइल दोनों में पाई जाती है क्योंकि दोनों में वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार आप देखेंगे सुडाना और समान टाइप क्लाइमेट की विशेषता यहाँ पर दी गई है। इसको हम सेपरेट क्लास में कर चुके हैं, इसलिए इसमें डिस्कस नहीं करवा रहे हैं। आगे आने वाले चीज़ों में हम लोग देखेंगे। ठीक है? और इसके अलावा बात करें तो इसमें चेन टाइप क्लाइमेट की बात की गई है और स्टेपी टाइप क्लाइमेट की बात की गई है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है? जैसे आपको इसमें ध्यान रखना है, स्टेपी टाइप क्लाइमेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में और यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन, खिरगिज और कालमुख और कंजाक जो ट्राइब पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती है? मिडिल ईस्ट एशिया में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती हैं। ईस्ट एशिया में नहीं, ध्यान रखना है मिड एशिया में, ठीक है? मध्य एशिया में ये ट्राइब पाई जाती हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और स्टेपी टाइप जो क्लाइमेट है वहाँ पर कुछ घास के मैदान पाया जाता है, जिसमें प्रेरी जो देखेंगे कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा के आसपास पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, टाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? स्टेपी जो है आपको मध्य एशिया में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखें ग्रेट प्लेन्स रीजन है, यहाँ पर प्रेरी रीजन है, ये गेहूं का बेल्ट है, विश्व का जो है ये गेहूं का कटोरा कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ग्रासलैंड की लोकेशन दी गई है इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जिनके बारे में हमने जो है अलग से डिस्कस किया है, और यह वीडियो पॉज करके इस पीडीएफ के सहारे आप पढ़ सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि किस क्लाइमेटिक रीजन में जो है जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में साउथ अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, कारण क्या है? ठीक है, समुद्री सतह का तापमान कम है, या आरटीएसजेड जो है क्षेत्र शायद ही होता होगा, आरटीसीजेड। सी कोरियालिस बल बहुत कमजोर होता है, डी उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव है। तो देखिए, इसका तो कोई संबंध नहीं है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होने से। सबसे पहले आपको देखिए, एक तो ये एरिया पूछ रहा है, पूर्वी प्रशांत महासागर की बात कर रहा है, दूसरा देखेंगे अटलांटिक, साउथ अटलांटिक इसकी बात कर रहा है, ठीक है, महासागर की बात कर रहा है। यहाँ पर साइक्लोन क्यों उत्पन्न नहीं होते? तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा साइक्लोन उत्पन्न होने के लिए कौन कौन सी दशाएं चाहिए। तो साइक्लोन उत्पन्न होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा कोरियालिस बल की उपस्थिति चाहिए और ध्वाधर हवा की गति छोटे बदलाव देखने को मिलना चाहिए। पहले से मौजूद जो है लो प्रेशर की पेटी आपको होनी चाहिए, ठीक है? और समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन आपको देखने को मिलेगा। तो लो प्रेशर, जहाँ तक बात करें 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह देखने को चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर समुद्री सतह तो आपको बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर पेरू करंट का प्रभाव है, यहाँ पर बेंगुलिया करंट का प्रभाव है, तो यहाँ पर देखेंगे जो टेम्परेचर जो आवश्यकता होती है, यानी समुद्री सतह का तापमान जो है उसके हिसाब से नहीं होता, कम होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये बातें हो गई, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री सतह का तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और ध्यान रखिए, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अगर एक जगह साइक्लोन बन रहा है तो एक जगह एंटी साइक्लोन बढ़ेगा। एंटी साइक्लोन वाला एरिया हाई प्रेशर का होता है, साइक्लोन वाला एरिया लो प्रेशर का होता है, ठीक है? इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट दी गई हैं जिनको आपने देख रखा होगा। जैसे विंड का डायरेक्शन की बात की गई है, तो इसको भी आप देखेंगे कि आपने पढ़ रखा होगा, हालांकि हमने इसमें दे दिया, आप रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत सारे विंड देगी। इसमें इस मैप में आपको क्या ध्यान रखना है? इस मैप में आपको ध्यान रखना है जो साइक्लोन का केंद्र वाला रीजन यानी आई वाला रीजन होता है,
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक सेकंड। साइक्लोन का आई वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ पर वायु का जो है क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है वार्म एयर का। तो कहने का मतलब ये वाला रीजन जो है शांत रीजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, शांत रीजन होता है। तो ये चीज़ें क्योंकि बेसिक आपको कोर आइडिया होना चाहिए कि जो आई होता है साइक्लोन का वो एक शांत एरिया होता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे साइक्लोन एंटी साइक्लोन में कंपेरिजन किया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड। हाँ, तो इसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन वाला रीजन में कंपैरिजन किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे साइक्लोन में लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है और हवाएं जो है चारों तरफ आप देखेंगे हाई प्रेशर से जो है घिरी होती हैं, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है एंटी साइक्लोन में। ठीक है, और साइक्लोन की बात करें तो नॉर्थ हेमस्फीयर में ये आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज जो है चलती हैं, और वहीं अगर एंटी साइक्लोन की बात करें तो ये नॉर्थ हेमस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन है जिसको आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार देखेंगे एंटी साइक्लोन की बात यहाँ पर की गई है। इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। और एक चीज़ और एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपसे पूछा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखेंगे तो भूमध्य सागर से ठंडी के मौसम में ये बारिशा करती हैं। कहाँ पर? भारत के उत्तरी मैदान में, और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वहाँ पर हवाएं जो है आर्द्रता में कमी आती हैं। ठीक है, वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारतीय नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो वर्षा होती है उससे देखेंगे कृषि के लिए विशेषकर गेहूं सहित रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे जो प्री मानसून वर्षा होती है उसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंगो शावर्स की बात करें, मैंगो शावर्स आप देखेंगे कर्नाटक, केरला, कोणार्क रीजन में, गोवा रीजन में जाना जाता है। और नॉर्थ वेस्टर्न या काल बैसाखी की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में देखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जूट, टी और राइस कल्टीवेशन के लिए जो है यूज़फुल होती है। चेरी ब्लॉसम की बात करें या कॉफ़ी शावर की बात करें, कर्नाटक, केरला में से जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा RTCZ के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो देखेंगे तो सूर्य का जो है आप देखेंगे उत्तरायण दक्षिणायन जब होता है तो देखेंगे तो मार्च और सितंबर के महीने में सूर्य जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र के ऊपर होता है। इससे तीव्र तापमान देखने को मिलता है, और देखेंगे एक लो प्रेशर जो है बेल्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, और यह जो लो प्रेशर बेल्ट रहती है उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है, और दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणी पूर्वी पवनों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। और जब इन दोनों पवनों का यहाँ पर अभिसरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक लो प्रेशर बेल्ट का जो है स्थिति पैदा होती है, इसे ही क्या कहते हैं? RTCZ कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें देखिए ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है विषुवत रेखी जो प्रतिधारा यानी आप देखेंगे काउंटर करंट होती है पूर्वी प्रवाह की क्या व्याख्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना, बी दो भूमध्य रेखी धाराओं का अपसरण, सी पानी की लवणता में अंतर, डी भूमध्य रेखा के पास शांत बेल्ट की घटना। तो आप देखेंगे जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट होती है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो होती है इनके उत्पन्न होने का क्या कारण है? पृथ्वी जो है आप देखेंगे तो पृथ्वी का एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन होता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, और रोटेशन होता है देखेंगे तो अपनी एक्सिस पर घूमना। यानी पृथ्वी का जो परिभ्रमण यानी घूर्णन का महासागरीय जल जो होता है पृथ्वी के गति के विपरीत जो है, यानी देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखी जो है काउंटर करंट कहते हैं या जलधारा कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की गति कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए इसमें हमने क्या दिया है आपको? महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, उनके बारे में दे दिया है, उनके प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, इनके बारे में आप लोगों को ध्यान से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है। जैसे अगर बात करें माध्यमिक बल की बात करें, जल की घनत्व में अंतर की बात करें, जिससे जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में भी आपको देख लेना है। तो सारी चीज़ें हमने इसमें दे दी है। ठीक है, और इस आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके या PDF को एक बार रिवीजन कर लेना है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, 2 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, 3 पृथ्वी के केंद्र अपसारी बल के कारण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो आप देखेंगे जो महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो सबसे पहले सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी होता है, चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, पृथ्वी के जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, यानी तीनों ही सम्मिलित रूप का प्रभाव होता है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा का उत्पन्न होता। यहाँ पर देखेंगे ज्वार क्या होता है, बहुत लंबी अवधि की लहरें होती है जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों के जवाब में महासागरों में चलती हैं। ठीक है, इनको अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो फॉर्मेशन की बात करें, टाइड्स की बात करें, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पृथ्वी के घूर्णन बल दो मुख्य कारक होते हैं। ठीक है, इसी कारण आप देखेंगे उच्च और निम्न ज्वार बनते हैं। ठीक है, आप देखेंगे चंद्रमा से दूर की ओर देखेंगे पृथ्वी का घूर्णन बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से अधिक मजबूत होता है। तो ये सब देखेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक हाईलाइट किया गया है कि ज्वार के निर्माण में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल भी एक छोटी भूमिका निभाता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें सीधे सीधे पूछा है कि किसके कारण होता है। इसमें ये नहीं पूछा है कौन ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है, कौन कम मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ टाइड दिया गया है, इनको आपको देख लेना है। ठीक है, स्प्रिंगल टाइड की बात किया, स्प्रिंग टाइड की बात किया गया है, इनको आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य एक सीधी रेखा में हो तो क्या कहते हैं, सिजगी कहा जाता है। ठीक है, और ये वसंत ज्वार हर महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान होता है। यदि चंद्रमा पेरिज में होता है तो ये अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है और ज्वार विशेष रूप से उच्च और निम्न होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर देखेंगे रेड टाइड के बारे में दिया गया है। कभी कभी रेड टाइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हानिकारक शैवाल जो प्रस्फोटन होता है तब होता है जब शैवाल में कॉलोनियाँ नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लोग मछलियाँ, शंख, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों को विषाक्त हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। ठीक है, देश में प्रसिद्ध जो है रेड टाइड की बात करें, एक फ्लोरिडा की खाड़ी है, वहाँ पर हर गर्मियों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। कई छोटी-छोटी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर दी है और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ें देख के रखें। जैसे अगर बात करें मैक्सिको की खाड़ी की बात करें, मैक्सिको की खाड़ी की तरह दैनिक ज्वार वाले पानी के भंडार में 25 घंटे की अवधि में केवल एक उच्च ज्वार, एक निम्न ज्वार होता है। ठीक है? तो ये क्या है? दैनिक ज्वार की बात कर रहा है। ठीक है? जहाँ तक मिक्स ज्वार की बात करें, प्रशांत बेसिन के संपर्क में आने वाले अधिकांश उत्तरी अमेरिका सहित कुछ जल निकायों में मिश्रित ज्वार आते हैं, जहाँ पर एक निम्न ज्वार के बाद 2 उच्च ज्वार आते हैं। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या पूछा दोस्तों? मेकांग गंगा सहयोग परियोजना 6 देशों सहित 6 देशों की एक पहल है। निम्नलिखित में कौन-सा भागीदार इसमें देश नहीं है? बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड। आपको सही उत्तर बताना है। तो मेकांग की बात करें, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना आप देखेंगे तो पर्यटन, संस्कृत, शिक्षा के साथ परिवहन और संचार में सहयोग के लिए 6 देशों, इसमें आप देखेंगे दोस्तों भारत और 5 आसियान देशों के साथ, अर्थात इसमें कौन, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम द्वारा संचालित है। ठीक है, और 2000 में लाओस के वियतनाम में ये प्रारंभ किया गया था। तो इसमें कौन कौन शामिल नहीं है? बांग्लादेश और चीन। यानी कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको छोटी छोटी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है भारत के राज्यों में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? ए असम राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, सी असम गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश गुजरात। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर बात करें तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है किबीथू, और सबसे पश्चिमी देखेंगे गुजरात का एक देखेंगे गांव है। ठीक है, या पॉइंट कह सकते हैं, उसका नाम क्या है? कुहार मोटा। ये सबसे पश्चिमी और ये सबसे पूर्वी पॉइंट है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। और इसमें क्या ध्यान रखना है? ऐसा कुछ तो इसमें कुछ खास है नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम की पूरी अगर किलोमीटर में आपसे लंबाई पूछी जाए तो 2933 किलोमीटर, और वहीं नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो 32 से 14 किलोमीटर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? इसमें तीर्थ स्थान दिए गए हैं, उनके स्थान लोकेशन दी गई पहाड़ी की, उसको आपको मिलान करना है। श्रीशैलम, नल्लामालाई पहाड़ी, ओंकेश्वर सतमाला पहाड़ी, पुष्कर महादेव पहाड़ी।
आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित। तो देखिए, पुष्कर क्या है? सबसे पहले हम ऑप्शन 3 देखते हैं दोस्तों। पुष्कर देखेंगे तो यहाँ पर अजमेर में स्थित यहाँ पर पुष्कर स्थान है, यहाँ पर जो है मेला लगता है। लेकिन इसका मिलान महादेव पहाड़ी से किया गया है, तो महादेव पहाड़ी इसका मिलान नहीं है, 3 तो गलत हो जाएगा। तो 3 जहाँ-जहाँ हो एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। हालाँकि ओंकेश्वर की बात करें, ओंकेश्वर आपको कहाँ मिलेगा? ओंकेश्वर आपको एमपी में मिल जाएगा और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है? और नर्मदा नर्मदा रिवर के पास ये मिलेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, ठीक है? और अन्य पहाड़ी की लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंध्यन रेंज है और इसके नीचे देखेंगे जो सतपुड़ा रेंज देखेंगे, तो यहाँ पर क्या सतमाला रेंज दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा सतपुड़ा रेंज, ठीक है? सतपुड़ा रेंज में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर मिल जाएगा सतमाला रेंज, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ तक महादेव हिल्स की बात करें, तो सतपुड़ा रेंज की आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे महादेव हिल्स आपको देखने को मिल जाएगा, इसी का भाग है सतपुड़ा रेंज का। उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। तो इस प्रकार ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट लोकेशन की बात करें, श्रीशैलम की बात करें, नल्लामला हिल्स की बात कर रहा है। तो नल्लामला हिल्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको नल्लामला हिल्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर श्रीशैलम स्थित है। और इसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रिवीजन करवा चुके हैं, तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर लोकेशन आपको देख लेनी, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो किस स्टेट में कौन सा माउंटेन स्थित है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है दोस्तों? निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी जो है की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? तो आप देखिए, वैसे तो हमने जो है देखेंगे टोटल जो है भारत और विश्व के भूगोल में टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम से इसमें माउंटेन पासेस और नदियों को रिवीजन करवा दिया है। फिर भी हम इसमें देखेंगे तो आपको एक बार पूरा मैप दे देंगे। इसमें गोदावरी में देखेंगे तो यहाँ पर इंद्रावती इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा देखेंगे इधर आ जाएंगे परवरा, ठीक है, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ठीक है, मन्नौर, और इधर आ जाएंगे मंजरा, ठीक है? और जहाँ तक बात करें वंशधारा की बात करें, वंशधारा आप देखेंगे पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है उड़ीसा, ठीक है? और सॉरी आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पेन्नौर मिल जाएगी। पेन्नौर भी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में पूर्व की तरफ बहने वाली एक अलग सी मतलब एक नदी है, ठीक है? किसी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें हो जाएगा 2 और 3, ठीक है? इंद्रावती और प्राणहिता। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो अन्य नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आपको देख लेना है कौन पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, यहाँ पर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम दिए गए हैं। और इसको हमने सेपरेट क्लास में आपको रिवीजन भी करवा दिया है, इसमें आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा जाए कौन-कौन सी नदियाँ भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो आपको ध्यान रखना है तापी, नर्मदा और एक नदी है दामोदर। ये 3 नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर कृष्णा की सिस्टम दिया गया है, इसको आपको रिवीजन कर लेना है। यहाँ पर कावेरी, तो सारी नदियों को हमने एक बार रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट बात करें, इसमें 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे वनस्पति और जलवायु के संबंध में क्वेश्चन फिर से पूछा गया। उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक तक भिन्न देखने को मिलती है। ऑप्शन ए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी नौरा वैली नेशनल पार्क, डी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु का संबंध आप देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि 900 मीटर की ऊंचाई तक कौन-कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे 900 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार, अर्धसदाबहार, पर्णपाती, कटीले वन, सवाना और मसूरी टाइप वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेगी। और इसमें देखेंगे जैसे ऊपर से नीचे तक आएँगे तो वर्षा की मात्रा कमी के आधार पर सघनता में कमी और जैवविविधता की कमी आती है, ठीक है? और 900 मीटर की ऊंचाई पर आप देखेंगे तो इसमें तापमान की अपेक्षा वर्षा की मात्रा अधिक प्रभाव करती हैं वनस्पतियों के वितरण को। वहीं 900 मीटर से अधिक ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो उपोष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्ण, शंकुधारी टुंड्रा और देखेंगे हिमाच्छादित सतह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास को जो है तापमान अधिक प्रभावित होता है, ठीक है? तो इसी में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। अब आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो हिमालय के प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 900 मीटर की ऊंचाई पर आपको उष्णकटिबंधीय वन भी देखने को मिल जाएगा, आर्द्र पर्णपाती वन भी देखने को मिल जाएगा, समशीतोष्ण, शंकुधारी, टुंड्रा वन भी देखने को मिल। कहने का मतलब
आप देखेंगे पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की औसत ऊंचाई कम होने के साथ समुद्र के साथ निकटता भी है, इसलिए यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है। ठीक है? और वर्षा की मात्रा भी औसत से अधिक होती है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। ठीक है? जैव विविधता भी आपको पूर्वी हिमालय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। यह एक जो है हॉटस्पॉट स्थल। ठीक है? ये चीज़ें क्लियर हो गई। आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक टाइप क्लाइमेट आपको देखने को अगर जिस जो है नेशनल पार्क की लोकेशन आपको वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेगा, वहाँ पर ना तो आपको ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट्स और या समशीतोष्ण टाइप वनस्पति देखने को मिलेगा, वहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा देखने को मिल सकता है। तो इसी के हिसाब से आप देखेंगे इसमें जो होगा, इसमें जो आंसर सही होगा, इसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये सारी टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगी। यानी आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, समशीतोष्ण, आर्कटिक टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगी। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन कहाँ है? तो आप देखेंगे इसमें हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है? अन्य लोकेशन की बात करें तो कंचनजंगा की बात करें सिक्किम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण या उपोष्णकटिबंधीय टाइप क्लाइमेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो नंदा देवी नंदा देवी की लोकेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं नोरा वैली नेशनल पार्क की बात करें, जहाँ का आप देखेंगे रेड पांडा वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ की विशेषता है, यहाँ पर भी आपको ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? और ध्यान रखिएगा इसमें वर्तमान में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा बक्सर नेशनल पार्क। तो बक्सर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आप देखेंगे ये आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। मेघालय में आप देखेंगे नोकरेक नेशनल पार्क है। नोकरेक नेशनल पार्क में आपको देखेंगे तो आर्कटिक टाइप क्लाइमेट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको ये साइट ये सारी जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और देखेंगे आप देखेंगे समशीतोष्ण आर्कटिक टाइप क्लाइमेट जो है ये देखने को मिले, वनस्पति की विशेषता। तो ये सिर्फ केवल और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन सब लोकेशन को आप अगर नेशनल पार्क का रिवीजन कर रहे हैं तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ऐसे भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है? दिमाग लगाकर, ये नहीं सिर्फ नेशनल पार्क की लोकेशन रट लिए, तो यूपीएससी में सिर्फ लोकेशन रटने से काम नहीं चलता, वो अप्लाइड क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए हम लोग प्री वाई क्यू सॉल्व करते हैं जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों आपको ध्यान रखना है पीडीएफ और क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।